गोष्ठी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए कर्नल टीपी त्यागी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी रक्षा की जो क्षमताएं हैं और कमियां हैं, उनका कम्युनिटी व्यू क्या है, उस पर विचार विमर्श करेंगे और उस पर सवाल जवाब भी होंगे यदि आपके कुछ सवाल हैं। कर्नल त्यागी साहब वीर चक्र से सम्मानित हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान। ये डिफेंस की तरफ से भी और हम सब की तरफ से एक ये सबूत है कि कितने शौर्य से, कितने वीरता से उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में अपने आप को प्रज्वलित किया। कर्नल टीपी त्यागी साहब। कोई पत्थर एक चोट में नहीं टूटता, लेकिन इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी। श्री मौर्य जी जिन्होंने ये श्रेष्ठतम पार्टी का गठन किया है, और श्री ज्ञानेंद्र जी, मैं समझता हूँ कि उस पत्थर पे पहली चोट मारने के हकदार हैं। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से प्रारंभ होती है, और आज हम ये मान के चले कि वो पहला कदम आज जंतर मंतर पर ले लिया गया। मंच के ऊपर जो लोग आसीन हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी कर्नल कुंवर भारद्वाज, सेना मेडल यूं ही नहीं मिलता, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नहीं मिलता। बैटल फील्ड के ऊपर दुश्मन के सामने, गोली के सामने रहना पड़ता है। भारत रत्न मिल सकता है, लेकिन सेना मेडल नहीं मिलता। वो सेना मेडल से सुशोभित, और उससे बड़ी बात कि इनके पुत्र कैप्टन भारद्वाज जो शौर्य चक्र से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए, इनके बराबर में बैठे हुए विंग कमांडर बख्शी जी, हमारे गौरव सेनानी दहिया साहब, हमारे गौरव सेनानी मलान साहब, हमारे गौरव सेनानी विजेंद्र जी, आप सब लोग। और मैं समझता हूँ कि हम सब से लाखों दर्जे अच्छे आप थोड़े से लोग। एक बात तय है कि आप अगर यहाँ आके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके दिल में इस देश के लिए दर्द है, वरना सड़कों के कीड़े मकोड़ों की तरह रहने वाले और भी बहुत लोग हैं, लेकिन आप यहाँ आके बैठे हैं। कहा जाता है कि 1000 मामूली नेता मिलकर भी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बना सकते, ऐसे ही 1000 साधारण व्यक्ति मिलकर भी आप जैसे एक देशभक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप तो यह संख्या में 50 हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। देश के लिए समय निकालना, आप सारे देशभक्त हैं। आपकी क्षमता को, प्रतिभा को, आपकी एबिलिटी को, आपके कंसर्न को मैं एक फौजी, एक गौरव सेनानी सबसे पहले जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं 2 पार्ट में अपनी बात कहूँगा, जैसा मेरे से ज्ञानेंद्र जी ने कहा था। एक तो थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने का, और दूसरा चीन और पाकिस्तान की कुछ वो बातों को बताने का जो आम आदमी को पता नहीं है। सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र बोस से शुरू करता हूँ। कल्पना कीजिए कि वो तो अकेले थे, आप तो इतने सारे हैं। उस अकेले ने क्या किया? 13 साल की उम्र में खुदीराम बोस जो एक शहीद हुए थे, उनकी पहली बरसी पे उन्होंने पहला और ऐसा क्रांतिकारी भाषण दिया कि उनके हेडमास्टर माधव मिश्र को अंग्रेजी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। 17 साल की उम्र में उसी सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोफेसर E.F. ओटन के मुंह पे चाटा, इसलिए मार दिया कि उसने हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को मूर्ख कहा था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उनको रस्टिकेट कर दिया गया। 1920 में वो ICS की परीक्षा में बैठे, 4थे नंबर पे पास हुए, और 1921 में ये कह के अपना त्याग पत्र दे दिया कि मैं ऐसे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरी भारत माँ को गुलाम बनाया हुआ है। इंग्लैंड से भारत आए,
गांधी जी से मिले। गांधी जी में वो आग उन्हें नहीं दिखाई थी। उसके बाद वो चित्तरंजन दास के पास कलकत्ता गए। कलकत्ता उनसे मिलने के बाद उन्हें लगा कि हाँ यहाँ कुछ है, कांग्रेस को ज्वाइन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स उन दिनों में आने वाले थे हिंदुस्तान में, उसका डट के मुकाबला किया। बाढ़ पीड़ितों का, सूखा पीड़ितों की पूरे मन से मदद की और एक स्थिति ये आ गई कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व हो गए। 1933 में जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो वो बीना गए, और बीना में जब उनका इलाज चल रहा था तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई का भी इलाज चल रहा था। सरदार पटेल उनसे इतने प्रसन्न हुए कि अपनी पूरी जायदाद उनके नाम कर दी। और वही समय था जब असहयोग आंदोलन जिसे गांधी जी ने कॉल किया था, जब उसको बंद कर दिया गया तो उन्होंने बीना से एक अपना रेजोल्यूशन भेजा इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी एक असफल राजनेता है और ये पुराने फर्नीचर के समान है। अब हमें इनकी विचारधारा में परिवर्तन की आवश्यकता है। आने के बाद जेल चले गए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, एक दफा, दो दफा, 4 दफा जेल गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 13 बार जेल गए। 3 दफा सर फूटा, कई दफा उंगलियां टूटी, और तो और उन्हें मंडाले जैसी जेल में रखा गया जिसमें छत नहीं होती थी, जिसमें बारिश आए या तूफान, गर्मी पड़े या सर्दी, वो ऐसी जेलों में रहे। उसके बाद में जब वो बाहर ही थे तो उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव चुन लिया गया। फिर और एक मजे की बात, 26 जनवरी को वो जेल में थे और उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। जब कलकत्ता का 26 जनवरी 1933 जब उनको चुना गया मेयर, तो वो बाहर आए और आके उन्होंने कलकत्ता की म्युनिसिपल बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। वो तिरंगा झंडा फहराना था कि उनको फिर दोबारा जेल में डाल दिया गया। खैर, वो दिन है जिसकी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उनके ये कार्य चलते रहे, वो फिर बाहर गए और 1938 में जब वो फिर हिंदुस्तान के बाहर थे तो उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वापस आए, बहुत शानदार उनका सम्मान हुआ। मगर 1939 में उन्होंने जब फिर दोबारा अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखी तो गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा, गांधी जी के सीतारमैया भट्टारिबन को हराया, खुद जीते और फिर इस्तीफा दे दिया। वो समय था कि द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था और वो फिर जेल में थे। अब वो उनके नाम से अंग्रेज अपनी पैंट में कांपते थे, सोते सोते भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से डर लगता था उनको। मगर अब उन्होंने कहा कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और इन्होंने मुझे जेल में रखा हुआ है, तो उन्होंने एक खत ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि मैं अपने जीने के अधिकार को त्यागना चाहता हूँ, या तो मुझे तुरंत रिहा कर दिया जाए वरना मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगा। हुआ ये कि उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट में कलकत्ता में रख दिया। उस हाउस अरेस्ट में रहने के बाद 1941 में आने दीजिए इनको, आजाद होते ही एक हॉलवेल नाम का, देखिए एक ऐसी बात जो आप लोगों को पता शायद ना हो, कलकत्ता में हॉलवेल नाम का एक स्मारक बनाया गया था। अंग्रेजों ने जब सिराजुद्दौला की फौजों को अपनी थोड़ी सी फौज से हरा दिया था, कंट्रोल कर लिया था, तो अपना एक विजय स्तंभ बनाया और जिसका नाम रखा हॉलवेल। कोई बात नहीं, जिसका नाम रखा हॉलवेल। हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद। हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने ये तय किया और ये अनाउंस कर दिया कि वो जो हॉलवेल बनाया हुआ है वो दास्ता का प्रतीक है और मैं इस हॉलवेल को आज स्वयं तोड़ूंगा। वो उसको तोड़ने निकले, निश्चित बात थी, अंग्रेजों ने फिर उनको जेल में डाल दिया। लेकिन उनके अनुयायियों ने इतना आतंक कलकत्ता में मचाया कि 24 घंटे के अंदर अंग्रेजी सरकार ने उस हॉलवेल नाम के मॉन्यूमेंट को खुद गिरा दिया, खुद तोड़ दिया। ये सारी बातें आपको एक किताब में मिलेंगी जिसका नाम है आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, भी मेरे पास है 2-4 कॉपी। बहरहाल, है कोई पूरी दुनिया के इतिहास में एक भी ऐसी एग्जाम्पल कि कोई विजेता देश अपने विजय स्तंभ को
खुद नष्ट कर दे, वो भी उसके कहने पे जो जेल में है। ये वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो 1941 में हिंदुस्तान से वेश बदलकर पहुंचे इटली और काबुल होते हुए जर्मनी में। और जब जर्मनी में पहुंचे तो वहां जाके हिटलर से मिले, वहां आजाद हिंद रेडियो का स्थापना की। वहां से मैं सुभाष बोल रहा हूं, ये मैसेज आने प्रारंभ हुए। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और हिटलर से कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तुम मेरी मदद करो अंग्रेजों से लड़ने में। हिटलर ने कहा कि मैं तुम्हारे देश की मदद नहीं करूंगा। कारण दो, पहला ये कि मैं उस देश की मदद नहीं करता जिस तक मेरी तलवार का साया नहीं पहुंचता, और कारण दो कि तुम्हारा देश आपस में इतना बटा हुआ है कि अभी इसको 200 साल लगेंगे एक होने में, लिहाजा मैं मदद नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको आजाद हिंद सेना का निर्माण करने की इजाजत देता हूँ। शायद आपको ना मालूम हो कि सबसे पहले आजाद हिंद सेना बनाई गई थी, और जो सेना बनी थी जर्मनी के अंदर। लेकिन जर्मनी में 1942 के आते आते जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर संधि होने के बावजूद आक्रमण कर दिया और जर्मनी की हार दिखाई देने लगी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का गठन करने के बाद भी ये तय किया कि अब मैं अपनी लड़ाई जापान से शुरू करूंगा। एक रबड़ की पनडुब्बी में बैठ के 3 महीने की भीषणतम, कष्टतम, सबसे ज्यादा जोखिम भरी यात्रा करके जापान पहुंचे। और जापान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तोरो ने उनका स्वागत किया। वहाँ पे रास बिहारी बोस ने पहले से आजाद हिंद फौज बनाई हुई थी। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई, पहले से बनाई हुई थी। लेकिन रास बिहारी बोस ने उस पूरी आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दी और अपने सिपाहियों से ये कहा कि जो भी भारत में श्रेष्ठतम है, जो भी भारत में धवल है, जो भी निष्कलंक चरित्र है, जो भी युवा है, मैं वो उपहार आज आपको दे रहा हूँ, और उस उपहार का नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये हो जाने के बाद में उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की, और लड़ाई शुरू करके उन्होंने सबसे पहले तो 1943 के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। ये गलत है कि 15 अगस्त 1943 से आज़ादी प्रारंभ हुई। आज़ादी प्रारंभ हो गई थी 1943 से, जब उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड को शहीद और स्वराज महाद्वीप के नाम से पुकारा, तिरंगा झंडा फहराया। लड़ाई आगे बढ़ी और उन्होंने जापानियों को कह दिया कि भारत की सरहद पर खून का पहला कतरा आजाद हिंद फौज के सिपाही का पड़ेगा, जापान के सिपाही का नहीं। कोहिमा को जीत लिया, कोहिमा के ऊपर आजाद हिंद फौज का और भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। कर्नल चटर्जी को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, और उसके बाद फिर इम्फाल की लड़ाई शुरू हुई। बारिश हो गई, दलदल हो गई, जंगल थे वहाँ पे, और वही समय था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिया। जापान फौजों ने सरेंडर कर दिया, और ये बताया गया कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक हवाई जहाज दुर्घटना में मर गए। ना कोई हवाई जहाज उड़ा, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई मरा। दरअसल में वो ये सोच के कि मुझको हीरोइक वेलकम मिलेगा, वो रशिया में चले गए, और रशिया में स्टालिन के एडवांसिंग कॉलम्स ने उनको बंदी बना लिया। किस लिए बंदी बना लिया, वो षड्यंत्र आज तक चल रहा है। वो बंदी इसलिए बना लिया, रशिया ने हिंदुस्तान से कहा कि मैं दुनिया को ये नहीं बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे पास है, लेकिन तुमको बदले में मेरे ऑब्सोलीट बेकार मिलिट्री के इक्विपमेंट को खरीदना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारा और रशिया का व्यापार जो उस समय 0 था, वो अगले ही 10 सालों में बढ़ के 400 गुना बढ़ गया, जबकि और सब देशों में नहीं था। और तो और रशिया के साथ आज़ादी से 4 महीने पहले संधि भी कर ली गई। मगर असली बात यहाँ से प्रारंभ हुई कि 1945 में जब ये हुआ, वही समय था जब द्वितीय महायुद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों को विजय मिल गई। अंग्रेजों को विजय तो मिल गई, मगर उनसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर राजद्रोह का मुकदमा रंगून में चलाने की बजाय लाल किले में चलाया। और लाल किले में जब मेजर जनरल शाहनवाज खां, कर्नल ढिल्लन और कर्नल सहगल को फांसी की सजा दी गई, तब पहला मौका था कि हिंदुस्तान के लोगों के सोए हुए खून में उबाल आया। इतिहास गवाह है कि 1857 में भी ऐसी एकता नहीं आई थी। हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे आ गए। पहला मौका था जब मुस्लिम लीग भी खुल के सामने आई। आगरा और झांसी में ये पर्चे बंटवा दिए गए कि अगर आजाद हिंद फौज के एक भी सिपाही का बाल भी बांधा किया गया तो अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू कर दिया जाएगा, और यही हुआ।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और आजाद हिंद फौज की कुर्बानियां, जैसा मेरे भाई ने बताया। INHS तलवार एक जहाज था जिसका नाम था तलवार। वो तलवार के लोग जब बंदरगाह पे उतरे तो वहाँ के कुछ लोगों ने उन पर फप्तियाँ कर दी कि अरे नामर्दो, तुमसे तो सुभाष और आजाद हिंद फौज अच्छी थी, तुम अंग्रेजों के साथ लड़े, वो कम से कम देशवासियों को तो लड़े। उनको वो बात दिल कर गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। जबलपुर में आर्मी ने विद्रोह किया, एयरफोर्स यूनिट ने विद्रोह किया, लेकिन मेन विद्रोह शुरू हुआ उस तलवार शिप से। और उस समय 15 और जहाज थे जो बंगाल की खाड़ी में थे, बे ऑफ बंगाल में। उन्होंने कहा शाबाश, जय हिंद का नारा। और सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व हुआ ये कि 700 अंग्रेजों को सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में अंग्रेजों में कत्ल कर दिया गया। मुंबई में कत्ल कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस किस्म का नरसंहार उससे पहले नहीं देखा था। जनरल ओचिलेक उन दिनों में साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर थे। जब 700 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया गया, यही तलवार के नौसैनिकों ने, तब उन्होंने यहाँ से टेलीग्राम भेजा ब्रिटेन को, ये कह के कि अब हमारे सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम हिंदुस्तान छोड़ दें या हमें हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाए। वहाँ से तुरंत एक जवाब आया कि हिंदुस्तान के सिपाही के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा हिंदुस्तान को जून 48 से पहले छोड़ दो। उन्होंने जून 48 के बजाय अगस्त 47 में पहले ही करीब 1 साल पहले वो छोड़ के चले गए। पर सवाल ये नहीं है